नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, और जिद ऐसी जो आपको कामयाब बना दे, आपको लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी अगली क्लास, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव। इससे पहले की क्लासों में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, ठीक है, कब लगाया जाता है इसे। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल अगर लग गया है, ठीक है, तो उसके क्या क्या प्रभाव होंगे। प्रभाव का मतलब ये होता है कि राष्ट्रीय आपातकाल जब लगाया गया है, ठीक है, तो राज्यों और केंद्र के बीच जो संबंध हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और ये जो लोकसभा है या राज्य की जो विधानसभाएं हैं उनके कार्यकाल पर अगर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो व्यक्ति हैं उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए थे, उन मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की क्या कमी कर सकता है संसद, या उनको पूरी तरह से छीना जा सकता है या उनका निलंबन किया जा सकता है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल में पहले प्रभाव के रूप में हम देखते हैं केंद्र और राज्य संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो केंद्र राज्य जो संबंध होते हैं इनको हम तीन तरह से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला संबंध हमारा होगा कार्यपालिका संबंध, कार्यपालिका संबंध जो होंगे, और दूसरा होगा हमारा विधायी संबंध, विधायी संबंध, और एक और आता है हमारा वित्तीय संबंध, वित्तीय संबंध, संबंधों पर, ठीक है, संबंधों पर। कौन कौन से यहाँ पर हमारे प्रभाव पड़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कार्यपालिका संबंध के बारे में। तो अगर हम कार्यपालिका संबंध के बारे में बात करते हैं तो जो राज्यों की कार्यपालिकाएं होती हैं वो केंद्र की पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं, केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं तथा केंद्र राज्यों को किसी भी विषय पर कार्यकारी निर्देश दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो राज्य की सरकारें होती हैं, राज्य सरकार, राज्य जो सरकारें होती हैं वो केंद्र की पूर्ण नियंत्रण में आ जाती हैं। केंद्र की पूर्ण नियंत्रण का मतलब होता है कि जो भी कार्यकारिणी शक्तियाँ होती हैं वो अपने समाहित कर लेता है केंद्र, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम होता है। जो राज्यों की विधायिकाएँ हैं, है ना, उनको नष्ट नहीं करता है, उनकी पावर को क्या कर लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी कार्यपालिका संबंधों की। अब हम बात करते हैं विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। विधायी संबंधों पर प्रभाव, विधायी संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। विधायी संबंध, जो राज्य सूची के जो विषय होते हैं, लिख लेंगे यहाँ पर, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। कहने का मतलब जो राज्य सूची के विषय होते हैं, हमारे वहाँ 3 सूचियों का वर्णन किया गया है संविधान में, एक संघीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। संघीय सूची ऐसी सूचियाँ होती है जिन विषयों पर केवल और केवल केंद्र सरकार हमारी कानून बना सकती है, ठीक है। और राज्य सूची का जो विषय होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यों को शक्ति प्रदान की जाती है संविधान द्वारा कि वो वहाँ पर राज्य विषय से संबंधित जो भी विधायी शक्तियाँ हैं
वहाँ पर इनका यूज़ करता है और उनके अकॉर्डिंग उन विषयों पर यहाँ पर विधि का निर्माण करता है। और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर यहाँ पर कानूनों का निर्माण करते हैं। तो ये विषय अलग दिए होते हैं, ये विषय अलग दिए होते हैं, ये विषय अलग दिए होते हैं। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। अभी समझते हैं जो राज्य विषय का सूची होता है, ठीक है, उस पर जब आपातकाल लगता है उस टाइम संसद को विशेषाधिकार हो जाता है कि राज्य सूची पर भी वो वहाँ पर कानून बना सकती है। यहाँ एक चीज़ और देखेंगे, जब आपातकाल लगता है तो विधायिकाएं जो होती हैं हमारे राज्य की, उनको पूरी तरह से निलंबित नहीं किया जाता है, निलंबित नहीं किया जाता है। बस उनकी जो शक्तियां हैं वो संसद में समाहित हो जाती हैं। ठीक है, राज्यों की जो विधायिकाओं की शक्तियां होती हैं विधान बनाने वाली, वो सिर्फ और सिर्फ संसद में समाहित हो जाती हैं। इनको हम निलंबित नहीं करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपातकाल लग गया और राज्यों की जो सरकारें हैं उनको हम पूरी तरह से गिरा देंगे या हटा देंगे, नहीं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनकी जो विधि बनाने की शक्ति होती है उसको सिर्फ और सिर्फ जो हमारी संसद है वो अपने पास रख लेती है। कहने का मतलब ये है, जो सरकारें होती हैं, हमारी संघीय सरकार जो होती है, संघीय सरकार अब एकात्मक सरकार की तरह काम करती है। एकात्मक सरकार के बारे में हम डिस्कस किए थे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसी शक्ति है पूरे देश में जो कानूनों का निर्माण करेगी, वो है केंद्र की शक्ति, संघ की शक्ति। यहाँ पर राज्यों की जो शक्तियाँ हैं उनको पूरी तरह से केंद्र अपने पास ले लेता है। ये तो रही बात हमारी विधायी संबंधों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं इन्हीं विधायी संबंधों और कार्यपालिका संबंध। जब आपातकाल लगता है तो क्या क्या प्रभाव और पड़ सकते हैं, देखते हैं। इनका जो प्रभाव है कब तक रहेगा, जो ये प्रभाव है इन शक्तियों का, जो शक्तियां केंद्र ने अपने पास ले ली हैं, इनका प्रभाव कब तक रहेगा। तो आपातकाल की जब समाप्ति होती है उसके 6 माह तक रहेगा। ये कहने का मतलब, अगर आज की तारीख में आपातकाल समाप्त होता है, आपातकाल के समाप्त की अगर घोषणा करी जाती है, राष्ट्रपति करता है, तो उसके 6 माह तक ऐसी शक्तियां बरकरार रहेंगी संसद के पास। और बात आती है जो आपातकाल की उद्घोषणा के समय, मान लीजिए घोषणा के समय जो संसद है सत्र में नहीं है, तब क्या होगा। अगर आपातकाल की घोषणा के समय संसद सत्र में नहीं है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्यों के लिए भी, राज्यों के विषय पर भी क्या चला सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कहने का मतलब है, अगर संसद, अगर मान लीजिए सत्र में है तब तो संसद करेगी, लेकिन अगर संसद सत्र में नहीं है उस टाइम एक ऑर्डिनेंस पास हो सकता है। अगर राज्यों के विषयों पर भी कोई कानून बनाना है, उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति को एक पावर मिल जाती है, ठीक है, वो अध्यादेश वहाँ पर जारी कर सकता है और राज्य सूची के विषय पर वहाँ पर कानून बना सकता है संबंधित अध्यादेश जारी करके। अब बात करते हैं, मान लीजिए ये जो हमारा आपातकाल लगा है वो किसी भाग पर लगा हो, भारत के किसी भाग पर लगा हो, या पूरे भारत में लगा हो, ठीक है। तो जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, देखिए नाम से ही पता चल रहा है राष्ट्रीय आपातकाल, ध्यान से देखेंगे इसको। मान लीजिए किसी भी राज्य में लग गया आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, संबंधित क्षेत्र मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में लग गया, उत्तर प्रदेश में लग गया, लेकिन जो ये विधियों या जो शक्तियां हैं संसद की, ये भारत के पूरे भाग पर लगेंगी, ठीक है। कहने का मतलब ये है, अगर किसी भाग पर भी लगा हुआ है,
राष्ट्रीय आपातकाल। लेकिन ये जो संसद की शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां और कार्यकारिणी जो शक्तियां हैं, वो पूरे भारत पर प्रभावी होंगी, पूरे भारत पर प्रभावी होंगी। कहने का मतलब पूरे भारत पर भी जो है ये शक्तियां प्रभावित होंगी और किसी भी राज्य विधायिका के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर भारत के किसी एक भाग पे लगे इमरजेंसी या पूरे भारत में लगे, ठीक है, ये नहीं है कि अगर किसी एक भाग में लगी है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में लगी है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश की विधायिका के लिए ये नियम बनेंगे, नहीं, ओवरऑल पूरे भारत पे ये नियम बन सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरे भारत की जो राज्य हैं उनकी विधायिकाओं की जो शक्तियां हैं वो किसके पास आ जाएंगी, संसद के पास आ जाएंगी। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। ये ऐसा 44वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें ये बात जोड़ी गई थी कि भारत के किसी भाग पर लगे या भारत के पूरे भाग पर लगे, उसको हम ट्रीट करेंगे कि जो संसद की शक्ति है वो सारे राज्यों पर वहाँ पर विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। ये तो रही बात हमारे कार्यपालिका और विधायिका शक्तियां जो होती हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब आप बात करते हैं केंद्र और राज्य के संबंधों में जो वित्तीय क्षेत्र होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देख लेते हैं वित्तीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। वित्तीय क्षेत्र पर प्रभाव, वित्तीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो करों का बंटवारा होता है, ठीक है, करों का जो केंद्र राज्य के मध्य करों का बंटवारा जो होता है, ठीक है, संसद उसको कम कर सकती है, या समाप्त कर सकती है, कहने का मतलब जो करों का वितरण होता है, करों का बंटवारा होता है, उसको हम संशोधित कर सकता है। कौन? संसद। संशोधित करने का अधिकार संसद को होता है। जो भी करों से संबंधित मामला होता है उसको संसद क्या कर सकता है, संशोधित कर सकता है, करों को कम कर सकता है या करों को समाप्त कर सकता है, किसी प्रकार भी करें। और ये कब तक रहेंगे प्रभावी? मान लीजिए आपातकाल आज खत्म हो रहा है, लेकिन ये जो शक्तियां हैं ये पूरे वित्तीय वर्ष में लगेंगी, वित्तीय वर्ष में प्रभावी रहेंगी, पूरे वित्तीय वर्ष में। आपातकाल की समाप्ति के बाद भी ये पूरे वित्तीय वर्ष में यहाँ पर प्रभावी रहेंगे। वित्तीय वर्ष जो हमारा होता है 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, मान लीजिए 31 मार्च या जून जुलाई तक आपातकाल यहाँ पर ख़त्म हो गया, मान लीजिए जून में ख़त्म हो गया, 1 जून को आपातकाल ख़त्म हो गया, लेकिन जो ये शक्तियाँ प्रभावी रहेंगी कब तक रहेंगी? 1 अप्रैल तक रहेंगी। ठीक है, 1 अप्रैल तक रहेंगी, जब तक वो संबंधित जो वित्तीय वर्ष है वो समाप्त नहीं हो जाता है। और ऐसा जो प्रभाव है, ऐसी जो शक्ति है राष्ट्रपति की, जो कर समाप्त करने की और कर को कम करने की, इसके लिए संसद की संस्तुति लेना आवश्यक है। ये बात यहां पर ध्यान रखेंगे। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में सबसे पहले हमने देखा था कार्यकारिणी शक्ति जी, उस पर क्या प्रभाव पड़े थे। फिर हमने देखा था वित्तीय शक्तियां जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वित्तीय शक्तियों में जो सरकार थी, हमारी संघीय सरकार थी, वो एकात्मक सरकार की तरह काम करने लगी थी। यहाँ पर क्या था, वित्तीय क्षेत्र पर, वित्तीय क्षेत्रों पर जो भी करों से संबंधित जो भी वितरण था, ठीक है, उसको जो संघीय सरकार है वो राज्यों के लिए कम कर सकती है और अगर वो चाहे तो उसको समाप्त भी कर सकती है। ठीक है, कर सकती है, सकने का मतलब ये है कि उसके विवेक पर आधारित है। अगर चाहती है या उसको लगता है कि कम करना चाहिए तो कर सकती है। ठीक है, नेसेसरी नहीं, आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल कम ही कर देगी, नहीं, अगर उसको लगता है कि कम करना चाहिए तो कम कर सकती है।
अब हम बात करते हैं अगला प्रभाव जो है उसके बारे में। अगले प्रभाव के रूप में हम देखेंगे कि जो लोकसभा का कार्यकाल है या राज्यों का जो विधान परिषद होती है, विधानसभाएं होती हैं, उनका जो कार्यकाल है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो उस टाइम चुनाव कराना जो है, ठीक है, चुनाव कराना संभव नहीं होता है, चुनाव संभव नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए लोकसभा का जो टेन्योर है, कार्यकाल है, वो समाप्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हम कर सकते हैं। बिना लोकसभा के क्या चीज़ें चल सकती हैं? नहीं। तो ऐसी कंडीशन में जो लोकसभा का टेन्योर है, कार्यकाल है, उसको 1 साल के लिए क्या करा जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा, वो भी संसद की संस्तुति से, ठीक है, संसद के दोनों सदनों से पास कराकर 1 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और मान लीजिए 1 साल के बाद फिर आवश्यकता पड़ रही है तो फिर से संसद की संस्तुति से 1 साल के लिए बढ़ाए। इस तरह एक साल करके अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा हुआ है तो उस टाइम लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार में 1 साल के लिए, ध्यान रखिएगा, एक बार में 1 साल के लिए, और संसद चाहे तो 1 साल के बाद पुनः 1 साल के लिए, फिर उसके बाद पुनः 1 साल के लिए, इस तरह अनंत काल के लिए वहां पर बढ़ाया जा सकता है जब तक आपातकाल लगा रहेगा। ठीक है, अगर आपातकाल खत्म हो रहा है या समाप्त हो रहा है या समाप्ति की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है तो आपातकाल की समाप्ति के पश्चात केवल 6 माह तक ही बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, 6 माह तक ही बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए लोकसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है, ठीक है, और आपातकाल की जो समाप्ति की उद्घोषणा भी हो गई है, तो उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए हम वहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हैं। 6 महीने के बाद वहाँ पर चुनाव कराना अत्यंत आवश्यक हो जाता है और नई लोकसभा का जो चयन है वो बिल्कुल करना पड़ेगा वहाँ पर। तो अगर जब तक इमरजेंसी लगी है तब तक तो हम 1-1 साल के लिए बढ़ाते रहेंगे। 1 साल के लिए बढ़ाया, जैसे 1 साल खत्म होने वाला हो तब तक हमने फिर से संसद की संस्तुति ले ली 1 साल के लिए, फिर से 1 साल खत्म हो रहा है, फिर से हमने संस्तुति ले ली 1 साल के लिए। तो इस तरह 1-1 साल करके हम बढ़ा सकते हैं बराबर, जब तक हमारा आपातकाल चल रहा है। तो क्वेश्चन आता है, क्या कभी भारत में ऐसा हुआ है कि इसको कभी बढ़ाया गया है लोकसभा के कार्यकाल को? तो जी हाँ, बिल्कुल बढ़ाया गया है। जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, आपको पता होगा किस आधार पर लगाया था? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तब इंदिरा गांधी सरकार थी, उन्होंने 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था और 1 साल के लिए बढ़ाकर 1976 तक के लिए वहाँ पर जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल कर दिया था। उसके बाद पुनः 1 साल के लिए बढ़ाया था 1977 तक। ठीक है, और 1977 में फिर उनकी सरकार जो है गिर गई और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। ये आपको यहाँ पर हमने कहानी पिछले क्लासेस में बताई थी। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है कि 1975 में 2 बार के लिए बढ़ाया गया था हमारा राष्ट्रीय आपातकाल जब लगा था, उस टाइम लोकसभा का कार्यकाल यहाँ पर 2 साल के लिए बढ़ाया गया था, 1976 और 1977 के लिए। ये तो रही बात हमारे लोकसभा के कार्यकाल की। अब हम बात करते हैं राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं उनका कार्यकाल क्या बढ़ाया जा सकता है?
तो राज्यों में जो विधानसभाएं होती हैं, राज्य विधान सभाओं का कार्यकाल भी संसद द्वारा 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। वही कंडीशन यहां पर भी है, जैसे वहां लोकसभा का 1 साल के लिए बढ़ाया गया था, यहां पर राज्य की विधानसभाओं का भी कार्यकाल जो है संसद के अनुमोदन से 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। संसद 1 साल के बाद पुनः अगर अनुमोदित कर देती है तो 1 साल के लिए पुनः बढ़ जाएगा। इस तरह इसको भी अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जब तक आपातकाल हमारा वहां पर लगा हुआ है। तो ये तो रही बात हमारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल था उस पर राष्ट्रीय आपातकाल के क्या प्रभाव थे, ये था। अब हम बात करते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हुए हैं संविधान में, उन मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ये मौलिक अधिकार ही हमारे हैं जो हमें गरिमापूर्वक जीने के लिए, ठीक है, प्रेरित करते हैं। और अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया किसी वजह से और हमारे मौलिक अधिकार ही छिन गए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो गरिमापूर्वक जीने की जो शक्ति है जो संविधान ने दी थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाती है। तो देखते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार जो हैं। मौलिक अधिकारों पर प्रभाव, इस नेशनल इमरजेंसी का मौलिक अधिकारों पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। जब हम मौलिक अधिकारों पर प्रभाव की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 आर्टिकल को हम पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 358 और आर्टिकल नंबर 359 की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 358 क्या है। आर्टिकल नंबर 358 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 358 कहता है कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब देश के नागरिकों को जो आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रताएं हैं वह स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं, कहने का मतलब जैसे आपातकाल लगा, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर संसद का कोई अनुमोदन की जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति की किसी भी प्रकार की कोई घोषणा की जरूरत नहीं है। जैसे आपातकाल लगा, आपके जो आर्टिकल 19 में अधिकार दिए गए थे वो क्या हो जाएंगे? पूरी तरह से निरस्त हो जाएंगे। हम पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर ले। आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई थी। एक ट्रिक भी हमने पढ़ी थी, भाषा से गुनी व्यापार, भाषा से गुनी व्यापार, ठीक है। इंग्लिश इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं, हिंदी में लिखेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6, यही 6 अधिकार है हमारे, 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी, 6 स्वतंत्रताएं, ये स्वतः ही निरस्त हो जाती हैं। कौन कौन सी? मतलब भाषण देने का, भाषण देने का अधिकार की स्वतंत्रता। मतलब शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। मतलब संघ बनाने की, संघ या संगम, ठीक है। बाद में 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 में हुआ था उसमें जोड़ा गया था सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो हमारा। और जीयू मतलब होता है घूमने का अधिकार, आबाद रूप से भारतवर्ष में कहीं पर भी घूमने की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, इसका अधिकार दिया गया था। और मतलब निवास करने की स्वतंत्रता।
व्यापार मतलब कहीं पर भी व्यापार और वाणिज्य से संबंधित, ठीक है, जो भी स्वतंत्रताएं दी गई थी वो यहाँ पर। तो आर्टिकल 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, भाषण देने का अधिकार था हमारा, ठीक है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार था, संघ बनाने का अधिकार था, कहीं पर भी आबाद रूप से आप घूम सकते हैं भारतवर्ष में, उसका अधिकार दिया गया था, निवास करने का अधिकार दिया, कहीं पर भी आप घर बना के रह सकते हैं और कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। ये सारी 6 स्वतंत्रताएं हमारी, जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है वहाँ पर ये स्वतः ही क्या हो जाएंगी, निरस्त हो जाएंगी। राष्ट्रीय आपातकाल लगा नहीं कि ये आपकी जो भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं संविधान द्वारा ये निश्चित कर दी जाएंगी। ये तो रही बात आर्टिकल नंबर 358 की। अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर जो 359 है, इसमें क्या था। आर्टिकल 359 के तहत देखिए, आर्टिकल 358 और 359 में यही अंतर है। आर्टिकल 358 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो आर्टिकल 19 की स्वतंत्रताएं हैं वो अपने आप निरस्त हो जाएंगी, लेकिन आर्टिकल 359 में क्या है, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जिस भी जो मूल अधिकार हैं उसको चाहेगा उसको निश्चित कर सकता है। यहां पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन यहां पर डिफाइंड था कि सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 ही क्या करेगा, अपने आप से निरस्त हो जाएगा। राष्ट्रपति जिन मौलिक अधिकारों को चाहे, ठीक है, निलंबित कर सकता है, निलंबित कर सकता है। वो चाहे तो एक मूल अधिकार को निलंबित करे या चाहे तो पूरे जो 14 से 32 तक दिए गए हैं सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ऐसी शक्ति वहाँ पर राष्ट्रपति को दी है जब भी आपातकाल लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है। यहाँ पर भी एक चीज़ और ध्यान देने वाली है, जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, निश्चित तो हो जाएंगे, पूरी तरह से हमारे समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जाता है, बल्कि जो उनका उपचार था उनको खत्म किया जाता है। बल्कि मौलिक अधिकारों के उपचार को रोका जाता है। कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार तो आपके बने रहेंगे, मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे, लेकिन अगर किसी भी परिस्थिति में राज्य आपके मौलिक अधिकार छीनता है तो आप न्यायालय में जाकर वहाँ पर कोई उपचार नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उपचारों को क्या किया जाता है, रोका जाता है। और मान लीजिए जब भी आपातकाल खत्म हो रहा है तो ऐसे विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है आपके मौलिक अधिकार छिन गए और मान लीजिए उसके बाद किसी भी परिस्थिति में हमारा जो आपातकाल था वो खत्म हो गया। अब आपातकाल खत्म होने पर आप न्यायालय में ये नहीं कह सकते हैं कि जब हमारा आपातकाल लगा था तो हमारे मौलिक अधिकार छीन लिए गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर आपातकाल के समय में अगर ऐसी कोई प्रावधान है तो उनको हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं और न्यायालय से हम न्याय नहीं पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि आपके जो उपचार हैं उनको रोक दिया गया है। तो जब उपचारों को रोक ही दिया गया है तो कहीं ना कहीं आप फिर कैसे न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। ये रही बात हमारा आर्टिकल नंबर 359 की। एक चीज़ और ध्यान देंगे, जब मौलिक अधिकारों की बात हुई है, ठीक है, तो दो चीज़ें और देख लेंगे कि ऐसे कौन से मौलिक अधिकार हैं जिनको हम राष्ट्रीय आपातकाल के समय पर भी क्या कर सकते हैं, हम छीन नहीं सकते हैं। पहला है आर्टिकल नंबर 20, अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि से संरक्षण। दूसरा है आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कहने का मतलब अगर राष्ट्रीय इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल भी लग गया है
तो उस कंडीशन में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को भी संसद हमसे छीन नहीं सकती। ये दो मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभावों की। तो पीछे के क्लासेस में हमने डिस्कस किया कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, कैसे लगाया जाता है और इसके क्या क्या प्रभाव हैं। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कैसे किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल को कैसे समाप्त कर सकते हैं। लग तो गया, अब समाप्त कैसे होगा। तो लगाना थोड़ा कठिन है लेकिन समाप्त करना आसान है। राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करना कैसे समाप्त करेंगे। तो राष्ट्रपति कभी भी किसी भी टाइम ये घोषणा कर देगा कि आज से राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो रहा है। तो राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा करके ठीक है राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त कर सकता है। अगला है लोकसभा साधारण बहुमत से संकल्प पारित करके भी यहाँ पर समाप्त कर सकती है। अब बात करते हैं, अगला है आपातकाल की घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/10 सदस्य संसद का विशेष अधिवेशन बुलाने हेतु अनुरोध कर सकता है। अनुरोध कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक विशेष बैठक बुलाने हेतु अनुरोध किया जा सकती है। ये अनुरोध अगर मान लीजिए लोकसभा सत्र में है तो लोकसभा अध्यक्ष से किया जाएगा, अगर सत्र में नहीं है तो राष्ट्रपति से किया जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुरोध करने के 14 दिन के बाद ठीक है बैठक बुलाकर भी जो है यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल को समाप्त करने की क्या कर सकते हैं, पहल की जा सकती है। तो राष्ट्रपति कभी भी उद्घोषणा कर इसको समाप्त कर सकता है। ठीक है, और लोकसभा साधारण बहुमत से इसको क्या कर सकता है, पास करके इसको समाप्त करने का जो तरीका है बहुत आसान दिया गया है। भाई किसी चीज़ को आपातकाल लगाना है उसके लिए यहाँ पर कठिन प्रावधान है, लेकिन समाप्त करना है तो वहाँ पर बहुत आसान से प्रावधान दिए गए हैं। तो ये तो रही बात हमारे राष्ट्रीय आपातकाल की। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है, अगर संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाती है वहाँ पर, तो उस कारण जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है उसको कैसे लगाया जा सकता है, किन किन परिस्थितियों में लगते हैं और उनके क्या प्रभाव होंगे राज्यों पर, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आगे आपको हमारे वीडियोस आप तक पहुँचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।